नमस्कार, मैं हूं रमन ज्ञानदीप एकेडमी बिलासपुर से। और आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th क्लास से रिलेटेड, जो है फिजिक्स का एक चैप्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी करने वाले हैं हम अभी। तो इलेक्ट्रिसिटी करने से पहले जैसे हमें बहुत सारे वर्ड ऐसे चैप्टर में यूज़ होते हैं जो हम जिनका मीनिंग स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कॉन्सेप्ट है हम पकड़ नहीं पाते उसको। और आगे जाके जब भी कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल हम आता है तो या तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, या फिर उसको सोल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो और जो ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊँगा, सिर्फ इतना ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपके लिए काफ़ी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए उतना ही आपको क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करवाने वाला हूँ मैं। एंड प्लस में आपके जो प्रीवियस पेपर्स में एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो वो भी मैं इस चैप्टर के एंड में करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इट इज़ द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट और मोशन में आप इसको क्या कहते हो? स्टडी ऑफ चार्ज। जो रेस्ट और मोशन है, रेस्ट में कहते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मोशन में कहते हो इलेक्ट्रिक करंट। आपको वो आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे देखिए ये जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग जुड़ा है वो सिर्फ जुड़ा किससे है? इलेक्ट्रिकल चार्ज से। चार्ज से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपका जो भी है वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे 9th क्लास में आपने एटम चैप्टर पढ़ा है। एटम चैप्टर पूरा डिटेल में है आपको। ठीक है, कोई भी मैटर है हमारा, ठीक है, इस दुनिया में कोई भी मैटर है, सारे मैटर हैं, वो किससे मिलके बने हैं? जो उनका बेसिक यूनिट है वो क्या है? आपका एटम ही है। ठीक है, मैटर का बेसिक यूनिट क्या है? मैटर इज द किस फॉर्म में है? वो एटम की फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी मैटर को डिवाइड करते हो, डिवाइड मीन्स आप उसको केमिस्ट्री में अगर उसको छोटा करते जाते हो, डिविजिबल करते जाते हो, तो सबसे छोटा जो पार्ट आएगा मैटर का वो क्या होगा? एटम होगा। और एटम को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो एटम है, जो एटम क्या होता है, कैसी शेप होती है हमारी? नील्स बोहर ने इसका 9th में आपने पढ़ा होगा, नील्स बोहर ने इसका मॉडल दिया था हमें। ठीक है, रदरफोर्ड ने भी वैसे बताया था हमें बहुत कुछ सही। ठीक है, तो एट लास्ट जो हमें बताया था वो नील्स बोहर ने बताया था हमें कि एटम जो है हमारा उसके सेंटर में क्या होता है आपका? ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में, एटम के सेंटर में होगा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर ही एटम का पूरा भार, पूरा जो वेट है वो लाई करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप कहते हो प्रोटॉन, प्लस आपके होते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और इसके बाहर जो सेल्स में, ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो एटम हमारा मिलके बना है, तो मेन हम जो पढ़ते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आपके न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर आप इन दोनों का नंबर क्वांटिटी काउंट भी करते हो तो आप उसको एटॉमिक मास भी कह सकते हो। ठीक है, और जो प्रोटॉन नंबर अगर आप खाली बताते हो वो होता है एटम का एटॉमिक नंबर, या आप इलेक्ट्रॉन नंबर भी बता सकते हो अगर वो न्यूट्रल है तो। ठीक है, क्या रहता है अभी इस टाइम पे, ये जो एटम है आपका, इसमें जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो बैलेंस में रहती है। ठीक है, बैलेंस में, जैसे आपको बताऊं, जैसे कार्बन एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो तो ये आएगा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में
4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास प्रोटॉन की क्वांटिटी है वो भी 6, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है वो भी 6। तो मोस्टली एटम के पास आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आपका इक्वल में रहेगा ताकि वो बैलेंस रहे, ठीक है, स्टेबल रहे इस नेचर में, ठीक है। तो इतना तो जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम भी जब बच्चे थे, हम पढ़ते थे, तो हमने भी अपने सर से क्वेश्चन किया है कि सर ये प्रोटॉन या फिर आप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन ही क्यों होता है, रिपेल क्यों नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप स्टडी भी करोगे गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं भी रिसर्च करोगे तो आप तो बिल्कुल इसका फाइनल आंसर तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ फिर भी आपको इसके बारे में। मान लीजिए कि अगर इन दोनों में अट्रैक्शन ना हो, रिपेल हो जाए, अगर अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन ना हो कि रिपेल हो जाए, ये रिपेल करने लग जाए एक दूसरे को, ठीक है। अगर ये रिपेल करेगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये बहुत ज़्यादा स्पीड से रिवॉल्व करता है, ठीक है। और क्या होगा, आपका एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। जैसे आपने कभी धागा लिया हो, धागे पे पत्थर बांध के ऐसे घुमाया हो कहीं पे, ठीक है, तो क्या होता है, तो वो जो पत्थर है वो बाहर एक कोशिश करता है बाहर की तरफ जाने की, ठीक है, जब तक आप उसको नहीं छोड़ते। जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो बहुत दूर जाके वो गिरता है, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, अगर इन दोनों में रिपल्शन हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व ना करके ये बाहर इस पाथ से दूर कहीं जाके गिर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एटम की कोई शेप ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये ना इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैलेंस में नहीं रहेंगे, कोई एटम की शेप ही नहीं रहेगी, और एटम की शेप नहीं रहेगी तो क्या इस दुनिया में मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। वैसे आप ये नेचर है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है एटम का बेसिक, जिसमें रहता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब आपको दो चार्ज के बारे में पता चल चुका है, एक है पॉजिटिव जिसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हो, एक है आपका नेगेटिव जिसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब चार्ज है, अब ये चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, अब इस चार्ज की वैल्यू है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन के लिए चेक करो चाहे आप प्रोटॉन के लिए चेक करो, डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होगा, ठीक है। जैसे प्रोटॉन पे होगा ये प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे होगा ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। अब ये C क्या है, ये है चार्ज की यूनिट। जैसे आप कोई डिस्टेंस है मीटर में चेक करते हो, किलोमीटर में चेक करते हो, किसी का वेट है किलोग्राम या न्यूटन में चेक करते हो, ठीक है, जो मापने की मात्रक है, इकाई है, ठीक है। तो चार्ज का जो इकाई है, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, ठीक है, उन्होंने इसको अपने ही नाम से रिलेट करके इसको यूनिट बना दी कूलोम, ठीक है। इसी का मीन्स है कूलोम, ठीक है, ये चार्ज की यूनिट है आपकी, ठीक है। तो अब हम जैसे ये दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या हम यहाँ से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बन जाता है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा इस रिलेशन से कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। वो आप मैथ का फॉर्मूला यूज़ करके, मैथ के कैलकुलेशन यूज़ करके निकाल सकते हो। जैसे मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपने क्या लिया, अभी थोड़ी देर के लिए जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव साइन है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। फिलहाल हम ये वैल्यू ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस कूलम को मैंने एक कूलम बनाना है, ठीक है। वैसे तो मैथ में पढ़ते हुए हो आप कि इस वैल्यू को आप इधर अपॉन में ले जाइए, ठीक है, इधर बच जाएगा 1 कूलम, ठीक है। तो वैसे तो ये सही मेथड नहीं है, वो जल्दी क्वेश्चन करने के लिए हम खुद को बना लिया है हमने ये मेथड, ठीक है। तो जैसे किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर आपने 1 बनाना हो तो आप उस मैग्नीट्यूड को उसी वैल्यू से डिवाइड कर दो। जैसे ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको 1 बनाना है हमने, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, इस वैल्यू से, ना कि कूलम से,
इस वैल्यू से दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब ये इधर डिवाइड हो चुका है, इधर बचा 1 कूलम, इधर बचा 1 कूलम आपका। ठीक है, अब 1 के अपॉन में ये 1.6 है, तो इस 1.6 को आप लिख सकते हो जैसे, ये डेसिमल हटा दो तो ये बन जाएगा 10⁻19। ठीक है, इसको मैं अब इधर लिख लेता हूँ, इसको अब इधर लिखूंगा मैं। ठीक है, अब जैसे किसी नंबर के अपॉन में कोई रेशो है, ये रेशो आ गया, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ये बन जाएगा 10/16। और जो आपकी ये अपॉन में 10⁻⁻19 है, इसको आप प्लस में बना लो, प्लस में बनाने के लिए इसको आप रेसिप्रोकल कर दो तो ये बन जाएगा 10⁻19। ठीक है, इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको जब आप डिवाइड करते हो, इनको डिवाइड करते हो 10 को 16 से, तो आपका आएगा 0.625 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी ये प्लस है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 0.625 ना बोल के इसको, या मैं ऐसे कर लेता हूँ, मान लो ये, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। कैसे शिफ्ट किया मैंने इसको, एक डिजिट तक आपको शिफ्ट करने के लिए इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 10 आया कहाँ से, ये 10 मैंने निकाला है इस 19 से, इस 19 से एक 10 निकाला, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इधर बच गया 18 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया 1 कूलम। तो आपको एस्टिमेटेड वैल्यू पता चल गई है कि 1 कूलम में आप देख सकते हो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन की सिर्फ 1 कूलम चार्ज में। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है आपका 10th में पूछ भी लिया जाता है। जैसे ये 1 कूलम है तो आपको 100 कूलम में पूछ लिया जाएगा कि 100 कूलम में बताइए, कैलकुलेट करिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, तो अभी हमने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज क्या है, और एटम पढ़ लिया थोड़ा सा, चार्ज 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, चार्ज से जुड़ा हुआ, चार्ज कैसे इलेक्ट्रिसिटी बन के आता है, क्या हमारा करंट है, क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे चार्ज उनसे जुड़ा हुआ है, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये अभी हमारी एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रल चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बैलेंस है, तो इसको हम कहेंगे इस टाइम पे न्यूट्रल चार्ज। अगर अचानक से कहीं या कैसे भी कोई भी मेथड से, एक्सटर्नल मेथड से आप क्या करते हो, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, कैसे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हो, मान लो इलेक्ट्रॉन इसके आगे, तो इस एटम के ऊपर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो एटम है, ठीक है, मान लो ये जो एटम है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा ये। ठीक है, या फिर कैसे भी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी तो कम हो गई, तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रह गई, जिसकी वजह से बन जाएगा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या कोई मैटर आप कह सकते हो, सॉरी ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आए, तब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई, तब भी ये न्यूट्रल नहीं रहा, तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज। या इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए, तब भी ये अनबैलेंस हो गया, तब ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो कोई भी एटम या कोई भी मैटर ऐसे नेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, मोस्टली जो आपकी मेटल्स हैं, आप 10th में पढ़ोगी, मेटल नॉन मेटल तो पढ़ोगे ही आप, वो मोस्टली आपकी मेटल्स हैं वो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेंगी, और जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मिलेगी। वो रीज़न आपको थोड़ा सा मैं यहाँ भी बता दूंगा, वैसे मेटल नॉन मेटल में वो डिटेल्स में है। ठीक है, तो यहाँ अभी आपको ये पता चल चुका है कि कोई बॉडी न्यूट्रल ना रह के कैसे वो नेगेटिव चार्ज वाली बन जाती है, कैसे वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। आयंस भी आप कह सकते हो, कैसे पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, एनायन या कैटायन बन जाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको जैसे दे देता हूँ, कभी आपने हम किया हो घर पे, जैसे प्लास्टिक का कंघा होता है, कॉम्ब होता है हमारे पास,
या बैलून होता है, ठीक है। वो बैलून को हम क्या करते हैं, हमने अपने सर पे ऐसे रगड़ लेते हैं, रब करते हैं उसको। जब रब करते हैं, मान लो कोई है, ये इसके हेयर हैं 5-6 जितने भी हैं मान लो, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। ये इन्फ्लेटेड बलून है, इन्फ्लेटेड में फुलाया हुआ बैलून है या कोई कॉम भी है, ठीक है। जब इसके साथ आप हेयर को रब करते हो तो फ्रिक्शन के कारण एक हीट जनरेट होगी, ठीक है। उस हीट के कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं इसके, वो सरफेस पे आके ट्रांसफर हो जाएंगे, किसमें, बैलून में। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे बैलून में और बैलून के सरफेस पे आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे इसके सरफेस पे। पहले ये न्यूट्रल था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया है, तो इट मीन्स इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये बॉडी बन गई पॉजिटिवली चार्ज। तो जब दोबारा बैलून को आप हेयर के पास लेके आओगे तो वो जब आपके बालों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन किस वजह से हुई है, ये जब एक तरफ है नेगेटिव एक तरफ है पॉजिटिव। जब अगर न्यूट्रल है तब ऐसा कुछ नहीं होगा बॉडी में, ठीक है। तो कब तक अट्रैक्ट करेगा, जब तक ये वापस इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर ना हो जाए। या फिर ये तो हुई है अट्रैक्शन, कई बार स्पार्क भी प्रोड्यूस होती है। स्पार्क जैसे आपने देखा होगा, घर पे आपके टीवी है, टीवी स्क्रीन पे डस्ट गिर ही जाती है, ठीक है। मोस्टली हमारी हवा में इधर बहुत सारी बारीक फाइन पार्टिकल हैं डस्ट के, तो वो गिर जाते हैं। जब हम किसी वूल कपड़े के साथ, ऊनी कपड़े के साथ उसको साफ करते हैं तो क्या होता है कि जब आप साफ करते हो तो कभी लाइट बंद करके उसको साफ करके देखना, आप वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। या दूसरा तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आपके पास घर में कारपेट होता है, आप कारपेट पे क्या करना, रब करना कारपेट को अपने पैरों के शूज के साथ, ठीक है, सॉरी पैरों के साथ रब करना। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, उस कारपेट में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे आपके पैरों में, आपकी बॉडी में, ठीक है। आपकी बॉडी बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज। और जब किसी आप कोई डोर है, उसका नोब है मेटल्स का, जब आप उसको टच करोगे तो आपको वहाँ पे स्पार्क फील होगा, एक शॉक फील होगा, ठीक है। वो किस वजह से है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस वजह से हुआ, आपने फ्रिक्शन के कारण जनरेट हुआ, जिसको आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हो। और सबसे बड़ा एग्जांपल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, लाइटनिंग है आपका। लाइटनिंग बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है उसमें, ठीक है। लाइटनिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे उसमें कितनी ज़्यादा वोल्टेज होती है, क्या किस तरह, जो भी कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। तो ये देखा आपने यहाँ पे कैसे कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, कैसे कोई बॉडी अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है। तो इसको आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हो, वैसे वो जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब हम डिफाइन करेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चार्ज पढ़ लिया हमने, तो इस चार्ज के कारण ये अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हम पढ़ते हैं करंट क्या है, ठीक है। करंट पढ़ने वाले हैं अभी हम। करंट पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर क्या होता है। वैसे अभी जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे जो आप मटेरियल के साथ रब करते हो, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हो, तो इसमें जो आपका मटेरियल होना चाहिए वो एक इंसुलेटर होना चाहिए,
ठीक है, जैसे आपने बैलून लिया, कॉम लिया, वो एक इंसुलेटर होना चाहिए। अगर उस इंसुलेटर की बजाय आप, इंसुलेटर हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर उसकी जगह आप किसी मेटल का स्केल लेते, मेटल के स्केल के साथ या मेटल के कॉम के साथ अपने हेयर को रब करते, क्या तब भी वहाँ पे वो हेयर को ट्रैक्ट करता या स्पार्क प्रोड्यूस होती? तब ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो अपने अंदर, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस रहता है, जिसकी वजह से अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी होंगे तो वो अपने अंदर से फ्लो कर जाते हैं, उसके अंदर से एस्केप कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है कि मेटल के सरफेस पे, मान लो वो मेटल का स्केल आपने उसके हेयर पे रब किया तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो जाएंगे, लेकिन ये गुड कंडक्टर है तो ये सरफेस पे नहीं रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ये फ्लो कर जाएंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब कंडक्टर, ये मेटल कंडक्टर क्यों है, ठीक है, तो वो पढ़ने वाले हैं अभी हम। इंसुलेटर क्या है, ठीक है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं हम। तो देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या है आपका? किसी भी मटेरियल में जब लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज हो उसको बोला जाता है कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज हो उनको बोला जाता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या, ठीक है। अब ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज क्या है, किस में होता है, इसका एग्जांपल है जितनी भी आपकी मोस्टली आपकी जो मेटल्स हैं, ठीक है। अब मेटल्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कहाँ से आता है, क्यों होता है, वो देखते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर, इससे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इंसुलेटर क्या है, जिसमें नो फ्री चार्ज, इसमें कोई फ्री चार्ज नहीं होता। और इसका एग्जांपल है आपके नॉन मेटल्स। नॉन मेटल, कुछ एक्सेप्शन भी हैं इन दोनों के, लेकिन वो मेटल नॉन मेटल में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। जैसे नॉन मेटल में एक ग्रेफाइट होता है, कार्बन गैलोट्रोप, ठीक है। ऐसे जो एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे एक्सेप्शन पॉइंट मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो नॉन मेटल में हो गया जैसे आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गई, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, जो भी कुछ नॉन मेटल एलिमेंट भी हैं आपके, ठीक है। इनमें कोई फ्री चार्ज नहीं रहता। जैसे मेटल नॉन मेटल क्या है वो जब हम पढ़ेंगे, वो तो खैर है ही डिटेल में, थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री में बता देता हूँ कैसे फ़र्क करते हैं। मान लीजिए कि मेटल जो हैं आपकी, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कोई भी नॉन मेटल ले लेता हूँ मैं, फिलहाल मैंने नाइट्रोजन ले ली है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 7, 2 एंड 5। तो जो भी मेटल है उनकी जो लास्ट वैलेंस शेल है, लास्ट वैलेंस शेल है, उनमें मोस्टली इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आपकी नॉन मेटल है उसकी लास्ट वैलेंस शेल में मिलेंगे आपको 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मोस्टली इतने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जो भी आपका एलिमेंट है इस अर्थ पे, उनकी एक कोशिश रहती है कि या तो उनकी लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन शेल वो फुल कंप्लीट हो, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, ठीक है, उसको किसी से भी रिएक्ट करने की जरूरत ना पड़े, जैसे आपकी नोबल गैसेस हैं, ठीक है, या फिर वो शेल ही ना हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को अपना ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे अभी ये मेटल्स मिलेंगे, मेटल में आपका 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, और इस लास्ट वैलेंस शेल को इनको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 6 चाहिए और इसको 5 चाहिए, क्योंकि कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इनकी थर्ड शेल में, ठीक है।
तो इतने इलेक्ट्रॉन इनको कोई देगा नहीं, कोई ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए उनको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कोई ट्रांसफ़र नहीं करता है। ठीक है, तो जो आपकी मेटल है उनका एटॉमिक साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। मान लो जैसे कोई मेटल है, मान लो मैंने सोडियम ही ले लिया, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसकी फर्स्ट शेल में है 2, सेकेंड में है मान लो 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोस्टली एटॉमिक रेडियस इनकी बड़ी होती है। और जो ये लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा फ्री स्टेट में होते हैं। थोड़ा क्या, ये फ्री स्टेट में ही होते हैं। जैसे कॉपर है, आपका कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, उसकी लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो अब एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 mm की वायर में ऐसे लाखों करोड़ एटम आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री स्टेट में रहेंगे। ठीक है, और जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन को आप के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते कैसे हो, वो वोल्टेज है आपका जो इसके ऊपर वर्क करता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। खैर ठीक है, वो इनको क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे इन इलेक्ट्रॉन को। और ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं, ठीक है, इनके फ्लो करने से क्या होता है, करंट, हम बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मोस्टली जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको वो मेटल्स में मिलेंगे। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे गुड कंडक्टर है सिल्वर। और सिल्वर का यूज़ हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, इसलिए आपकी जो घर की वायरिंग है वो आपको कॉपर में मिलेगी। ठीक है, जो बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो एल्युमिनियम में मिलेगी। ठीक है, जो चीप हैं जिनको यूज़ करना। ठीक है, तो जिनमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज है उनको कहेंगे हम कंडक्टर। ठीक है, ऐसे ही नॉन मेटल में आपको क्या होगा, कोई फ्री चार्ज नहीं होगा। अब इनकी लास्ट वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ये इतने इलेक्ट्रॉन आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये इधर उधर ऐसे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपकी जो नॉन मेटल हैं, कुछ एक्सेप्शन पॉइंट को छोड़ के, वो क्या होंगी, आपकी इंसुलेटर होंगी। इंसुलेटर मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बैड है। हम बैड सुनते हैं तो हमें लगता है यार नॉन मेटल बैड है, कोई बुरी चीज़ है। ठीक है, तो ऐसा अपने माइंड में कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेके आना है हमें, क्योंकि इस बैड कंडक्टर का भी कहीं ना कहीं बहुत ही गुड यूज़ है। ठीक है, जैसे आपकी जो वायरिंग है, वायरिंग कॉपर के ऊपर आपको पीवीसी की या ठीक है नॉन मेटल की ही वायरिंग ही मिलेंगी। ठीक है, वो क्यों करते हैं उसकी कोटिंग हम, ताकि वो जो अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो बाहर ट्रांसफर ना हो जाए और हमें शॉक ना लगे। ठीक है, इसलिए तो उसका वहाँ पे एज उस बैड कंडक्टर का भी हमारे लिए एक गुड कंडक्टर की गुड की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मीन्स आधा कंडक्टर। तो आधा क्या है फिर, वो आधा इंसुलेटर है। ठीक है, कब वो कंडक्टर है कब वो इंसुलेटर है वो देखते हैं हम क्या है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जब तो ये होता है प्योर स्टेट में, जब है प्योर तब ये बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। ठीक है, इसमें लेस नंबर ऑफ फ्री चार्ज होगा। और जब ये इम्प्योर होगा, इम्प्योर मीन्स आप इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाओगे। ठीक है, मान लो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इनको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा फ्री करवाओगे कैसे भी इम्प्योरिटी डाल के, तो फ्री चार्ज होगा इसमें, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। कब, जब ये क्या होगा, इम्प्योर होगा। तो जब ये इम्प्योर होगा तो एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा इसमें तब लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है इनका, एग्जाम्पल है आपको याद होना चाहिए, जैसे सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32। जो सिलिकॉन है, जो हमारी अर्थ पे सैंड है, उस सैंड में सबसे ज़्यादा आपको सिलिकॉन ही पाया जाता है। और इस जो आपकी सोलर सेल है, उनमें सेल में भी आपको सिलिकॉन का ही यूज़ होता है। ठीक है, मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे या पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, तो मेटल की तरह बिहेव करते हैं, वो नॉन मेटल की तरह भी
ठीक है, बिहेव करते हैं वो। ठीक है, तो इसके बाद जैसे अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। वो एग्जाम्पल ये समझने के लिए तो सही है ना, तो आपने उसको कहीं एग्जाम में नोट करना है। ठीक है, वो इसको कॉन्सेप्चुअल आप उसको नहीं बोल सकते, लेकिन वो समझाने के लिए सही है वो। जैसे आप वुड लेते हो, सूखी लकड़ी होती है आपकी जो वुड, जब वो बिल्कुल सूखी है तब वो कैसे इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, आप उस पर खड़े होकर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर से ट्रांसफ़र नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, आपको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो लकड़ी गीली हो जाती है, गीली होने का मतलब हम यहाँ से ले रहे हैं कि जब वो सूखी थी तो वो प्योर थी, अब हमने उसमें इम्प्योरिटी मिला दी, पानी डाल दिया। ठीक है, अब वो गीली हो गई। तो जब वो गीली होगी तब उसमें से क्या होगा, जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है आपके, ट्रांसफ़र होने लग जाएंगे और आपको शॉक भी लगेगा। ठीक है, तो लकड़ी ने वहाँ दो तरह से बिहेव किया, वहाँ पे वुड ने दो तरह से बिहेव किया। एक तो उसने बिहेव किया जब वो प्योर थी, इंसुलेटर की तरह बिहेव किया, कोई भी शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, जब वो इम्प्योर थी तब उसने एज ए कंडक्टर की तरह बिहेव किया, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो एक सेमी कंडक्टर है। ऐसा है नहीं, वो सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, और सेमी कंडक्टर के जो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं वो रखने हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आगे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, जो भी आपका चैप्टर जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद अभी हम देखते हैं कि करंट कैसे, क्या है करंट, कैसे डिफाइन करेंगे उसको। ठीक है, कैसे चार्ज को करंट बोला जाता है। ठीक है, वो सब देखते हैं हम। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता देता हूँ, करंट जो है हमारा, जो हम करंट पूरे चैप्टर में देखेंगे उसको, वो करंट है हमारा कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और जो एक्चुअल में थ्योरी है वो है इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन करंट, ये सब क्या है। ठीक है, फ्रैंकलिन ने 1750 में जब इनके ऊपर, करंट के ऊपर रिसर्च किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब थ्योरी प्रोवाइड की हमने, तो उन्होंने बताया कि जो करंट है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, उस पॉजिटिव चार्ज की थ्योरी के ऊपर ही जो बैटरीज हैं हमारी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो उसी के ऊपर इन्वेंट किए गए हैं हमारे। ठीक है, तो और बाद में जो अभी रिसर्च हुई है मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो बताया गया है कि जो करंट है हमारा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। ठीक है, तो इतना सारा अभी हम चेंज ना करके, अब दोबारा उस पूरी साइंस को चेंज ना करके, हम जो करंट है उसको बोल देते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो थ्योरी है हमारी वो है इलेक्ट्रॉन करंट की थ्योरी। ठीक है, इससे पहले जैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी आपने कंडक्टर पढ़ा है, जैसे कोई मेटल की वायर है, हमने मेटल की वायर ली कोई, ठीक है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इन्हीं के फ्लो करने को हम बोल देते हैं करंट। जैसे आपने नदी में देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा पानी फ्लो कर रहा है, उस पानी के फ्लो को ही हम, ठीक है, बोल देते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करंट को पढ़ने के लिए, डिफाइन करने के लिए, किसी कंडक्टर के एक पॉइंट पे कोई क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकंड
चेक करेंगे हम फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब भी आप फिजिक्स में किसी का भी रेट चेक करते हो, ठीक है, जब भी रेट की बात होती है तो वो टाइम के अकॉर्डिंग होती है फिजिक्स में, ठीक है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि भाई किसी पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 1 लाख हुए हैं, 1 करोड़ हुए हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं पर सेकेंड, ठीक है, उसी को मैं बोलूँगा कि भाई इतना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बार बार हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी में ये नहीं है कि हम फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज बोला जाएगा उसको डायरेक्ट क्या बोल दिया जाएगा कि भाई इतना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे करंट क्या बना, यहाँ पे हमने चेक किया कि भाई मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे 1 कूलम चार्ज ने फ्लो किया 1 सेकेंड में यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है। 1 कूलम चार्ज ने फ्लो किया यहाँ पे 1 सेकेंड में, ठीक है। पर सेकेंड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका इतना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। करंट को डिनोट करते हो आप आई से, ठीक है। और कूलम क्या है, आपका चार्ज है, ठीक है। ये हो गया आपका चार्ज। और सेकंड क्या है, आपका टाइम की यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से करंट का जो फॉर्मूला बना आपका वो बना करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, या ऐसे भी बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इस रेट का मतलब ही है कि भाई कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट है कूलम और टाइम की यूनिट है यहाँ पे सेकंड, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट बनी कूलम पर सेकंड बन चुकी है आपकी, ठीक है। और जिन्होंने करंट के ऊपर स्टडी की है उन्होंने अपने नाम पे ही करंट की एसआई यूनिट डिफाइन की है। तो करंट की जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर, और जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो यहाँ पे है आई को हम बोल देते हैं 1 एम्पियर, करंट को हमने यूनिट लिख दिया साइड 1 एम्पियर, चार्ज की यूनिट है 1 कूलम और टाइम की यूनिट है 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर करंट आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन यूनिट एम्पियर, कि यूनिट एम्पियर को डिफाइन करिए या 1 एम्पियर करंट को आप डिफाइन करिए। तो क्या आप कैसे डिफाइन करोगे, इसमें ये नहीं है कि आपको रट्टा करना है, रट्टाफिकेशन करनी है, क्योंकि रट्टाफिकेशन में मोस्टली मैंने देखा आप भूल जाते हो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है यार, चार्ज फ्लो कर रहा है इतने सेकेंड में तो वही तो करंट है, ठीक है। अब वो करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन इन अ कंडक्टर, जब एक कंडक्टर में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग, ठीक है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी एक कंडक्टर में से, देन आप क्या कहोगे, 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, उस कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये है करंट की डेफिनेशन, और ये करंट का फॉर्मूला है कि चार्ज अपॉन टाइम, या फिर आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी करंट को बोल सकते हो, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो कन्वेंशनल करंट है पुराने टाइम से चल रहा है उसको हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन करंट है जो ये है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से, ठीक है। तो आगे मैं बताने वाला हूँ, खैर इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, उससे अभी हम देखते हैं और भी करंट से जुड़ा हुआ है आपका चार्ज, और चार्ज से जुड़े हुए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम एक बार, ठीक है। क्या है, जैसे हम देखते हैं चार्ज क्या है, चार्ज अभी हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो है चार्ज, ठीक है। तो हमने देखा था कि चार्ज जो है आपका वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन,
कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है और वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वही तो उस चार्ज की वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे हमने देखा था पहले कि एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी। ठीक है, तो जैसे मैं अभी फ़िलहाल तो जैसे हम चार्ज को डिनोट कर रहे हैं क्या, उसे कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे भी आप कैपिटल लेटर ही लिख लेना, सॉरी। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स n एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम लिख देते हैं खाली E से। ठीक है, ये आ गया आपकी चार्ज की वैल्यू। अब करंट का जो फॉर्मूला था वो था क्या, Q/T। ठीक है, तो इस Q की जगह मैं इस Ne को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट कर देता हूँ Ne/T। तो करंट का जो एक रिलेशन और है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टाइम से, तो कई बार आपको चार्ज ना देके इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी दे दी जाती है कि किसी कंडक्टर में किसी पॉइंट से भाई इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 1 सेकंड में, तो बताओ करंट क्या है। हमने करंट पढ़ा है कि चार्ज अपॉन टाइम है, यार यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं, इलेक्ट्रॉन में दे दिया ये तो। ठीक है, तो एक रिलेशन करंट का हमारा ये भी रहता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर मैं न्यूमेरिकल आपको एक बना के समझा देता हूँ, ठीक है, आप उसको एज ए क्वेश्चन भी अज्यूम कर सकते हो। सॉरी, जैसे एक न्यूमेरिकल अगर आप नोट करना चाहोगे तो कर सकते हो। ये सॉरी, फाइंड द, कैलकुलेट द अमाउंट लिख लेना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर when 6.25 in 10⁻18 electron are passing through a point in 1 second of time। आप करंट का अमाउंट निकालिए, कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में। मान लो कोई ये कंडक्टर है, किसी एक पॉइंट पे 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितने, अगर इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो बताइए कि कितना अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमने जैसे ये फॉर्मूला पढ़ा था कि I = Ne/T। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। n की वैल्यू दी है हमें 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। t की वैल्यू दी है हमें 1 सेकेंड। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेगेटिव अभी हम लेके नहीं चलेंगे, इसमें नेगलेक्ट करके ही चलेंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारा करंट का Ne/T। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, n की वैल्यू है 6.25 इंटू 10⁻18 एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, पर सेकेंड, टाइम है 1 सेकेंड। ठीक है, तो क्या कीजिए, 6.25 इंटू 1.6 इन दोनों को साथ में लेके आप मल्टीप्लाई करना, और ये जो है 10⁻18, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, नीचे 1 सेकेंड, ये सेकेंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप ये बन जाता है 10। ठीक है, और ये बन जाएगा 10⁻⁻1, ये आ गया -1 कूलम पर सेकेंड। तो ये दोनों, ये है +1, ये है 1, ये दोनों कट जाएंगे तो कैंसिल आएगा, 1 कूलम पर सेकेंड। तो करंट की वैल्यू क्या है, 1 कूलम पर सेकेंड, और जो कूलम पर सेकेंड है उसको आप लिख सकते हो कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आप कैसे भी आ सकता है एग्जाम में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो कुछ और दे दी जाएगी आपको, या फिर डायरेक्ट एन दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन एन में ही पूछ लिया जाता है कि किसी कंडक्टर में किसी पॉइंट से किसी टाइम में एन इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी। तो आप ऐसे डिफाइन, ये फॉर्मूला ही बन जाएगा तब आपका। अभी ये न्यूमेरिकल बन चुका है। ठीक है, तो करंट के ऊपर ये न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है कि करंट एंड इलेक्ट्रॉन हैज अपोजिट डायरेक्शन टू फ्लो। दोनों के जो फ्लो करने का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जैसे अभी मैंने आपको लिखवाया था कि करंट जो है वो दो तरह का है। एक है आपका कन्वेंशनल करंट जो पुराने टाइम से चल रहा है, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन करंट जिसमें होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे ये है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मीन्स है हायर पोटेंशियल, वो पढ़ाऊंगा आपको पोटेंशियल क्या है। नेगेटिव मीन्स है लोअर पोटेंशियल। किसी सर्किट में, ठीक है, ये सर्किट में भी समझ सकते हैं हम, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही समझिए आप। मान लो मैंने यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया है। ठीक है, एक तरफ है नेगेटिव चार्ज, एक तरफ है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होगा नहीं, रिपेल ही होगा। अब ये इधर से रिपेल होगा तो जाएगा किधर, ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, और जो कन्वेंशनल करंट है उसकी जो चार्ज माना गया है वो है पॉजिटिवली चार्ज। मान लो ये मैंने करंट को पुट कर दिया है यहाँ पे, यह है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव की तरफ से रिपेल होगा, अट्रैक्ट किस तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो किसी भी सर्किट, जब हम कोई सर्किट बनाते हैं या फिर हम स्टडी करते हैं करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो हमें ये पता होता है कि भी करंट एंड इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, या ऐसे भी बोल सकते हो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, और जो करंट आपका फ्लो करता है वो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई करंट और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, अगर किसी सर्किट में करंट इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, करंट किधर फ्लो करेगा, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप क्लियर कर सकते हो। और वैसे भी जो आपके 10th में इलेक्ट्रिसिटी में जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं रेजिस्टेंस के ऊपर या पावर्स के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, ठीक है, उनमें आपको करंट की डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, करंट एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हो कि कौन लोअर से हायर जा रहा है या हायर से लोअर। ठीक है, तो कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए करंट के बारे में, जैसे कि बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है किरचॉफ जंक्शन रूल, वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन खाली एक बार आप उसको पढ़ लो, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको वहाँ पे बहुत यूज़ होने वाला है। वो आपके सिलेबस में तो खैर नहीं है ये। इसमें आप सिर्फ एक बात याद रखना कि नेट इनवर्ड करंट इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। जैसे कोई वायर्स ले लो या कोई जंक्शन ले लो, मान लो कि एक जंक्शन है, कोई पॉइंट है, ठीक है, इस करंट की डायरेक्शन भी इस पॉइंट की तरफ, इस करंट की डायरेक्शन भी इस पॉइंट की तरफ, इस करंट की डायरेक्शन भी इस पॉइंट की तरफ, और इधर से ये इस पॉइंट से बाहर जा रहा है।
मान लो इधर आ रहा है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और ये जा रहा है आई बी, अब कुछ भी। तो यहाँ पे आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी जंक्शन की तरफ कितना करंट आ रहा है वो इक्वल होगा उस जंक्शन से कितना करंट वहां से निकल रहा है। तो इस पॉइंट पे देखेंगे हम, नेट इनवर्ड करंट कितना है आपका 1 एम्पियर, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। इस पॉइंट की तरफ कितना करंट आ रहा है 1, 2 एंड 3। यहां से जा कितना रहा है, यह है आई बी। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो आई बी की वैल्यू कितनी आएगी 6 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो ये जंक्शन रूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, खाली ये पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको कि किसी पॉइंट पे अगर करंट आ रहा है तो अगर वहाँ से निकलेगा तो वो उसके इक्वल होगा। जैसे कि आप अगर रेजिस्टेंस वाले न्यूमेरिकल करते हो, ठीक है, आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझ नहीं आती कि कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है। ठीक है, अगर ये कन्फ्यूज़न आपका वहाँ पे क्लियर हो गया तो मोस्टली न्यूमेरिकल आपके आधे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ एक पॉइंट से, सिर्फ इसी पॉइंट से कि कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है। और वहाँ पे आपका जो काम आने वाला है सिर्फ यही कॉन्सेप्ट काम आएगा कि किसी पॉइंट से अगर कोई ऐसे डिवाइड हो रहा है, मान लो कि जैसे भाई मैंने 2 रेजिस्टेंस, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ऐसे कनेक्ट किया है। मान लो यहाँ से करंट आ रहा है आई, तो यहाँ से भी करंट जाएगा आई। लेकिन अगर इन्हीं 2 रेजिस्टेंस को मैं किसी सर्किट में ऐसे कनेक्ट कर दूं, मान लो करंट यहाँ से आ रहा है आई, तो इस पॉइंट पे आपका जो नेट इनवर्ड करंट आ रहा है वो आई है यहाँ तक, और यहाँ से जो जाएगा, ठीक है, वो नेट आउटवर्ड करंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा एक तरफ निकलेगा I1, इधर जाएगा I2। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, नेट इनवर्ड करंट इक्वल होगा नेट आउटवर्ड करंट। तो नेट के लिए आपको जो आउटवर्ड वहाँ से निकल रहा है उनको आपको ऐड करना होगा, तो ये होगा I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये जो जंक्शन रूल है आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, रेजिस्टेंस के जो आपके जितने भी न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है ये। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि जैसे कोई कंडक्टर है, एक तरफ से उसका क्रॉस सेक्शन है थोड़ा ज़्यादा, एक तरफ से क्रॉस सेक्शन है उसका कम। ठीक है, पीछे से जो करंट आ रहा है मान लो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा, मान लो ये IB है, इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, मान लो इधर से जो इसका डायमीटर है जो भी है, इधर इसका डायमीटर हाफ हो गया। ठीक है, तो क्या करंट की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। ठीक है, अगर इधर से 2 एम्पियर आ रहा तो इधर से क्या 1 एम्पियर करंट जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखनी है आपने, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। करंट डिपेंड नहीं करता, करंट का फ्लो या करंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। ये नहीं है कि इधर से अगर किसी का डायमीटर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इधर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या करंट भी हाफ हो जाएगा, नहीं। तो करंट भी इधर कितना रहेगा, ये भी रहेगा 2 एम्पियर। खाली आपने याद रखना है ये। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए AC एंड DC करंट का। वैसे तो जो आपका मैग्नेटिक चैप्टर है नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ, उसमें यहाँ पे अल्टरनेटिंग एंड करंट के ऊपर आपको जनरेटर के ऊपर मोटर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो करंट है वो 2 तरह का है, एक होता है DC, एक होता है AC। DC मीन्स डायरेक्ट करंट। जो आपकी बैटरीज हैं जिनमें करंट स्टोर रहता है, जितनी भी बैटरी हैं, आपकी मोबाइल बैटरी हो, ठीक है, सेल हो, मोस्टली आपकी डायरेक्ट करंट ही वो प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, और जो भी आपकी पीछे से पावर सप्लाई आ रही है, जनरेटर हैं जितने भी आपके हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे।
घर पे जो इन्वर्टर लगा है वो, उसमें भी जो बैटरी करंट प्रोड्यूस करती है वो डीसी है, फिर उसको हम चेंज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो साइकिल है जो ये इस वे में है आपकी। ठीक है, ये साइकिल का खाली अल्टरनेटिंग का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है आपका, ऑन ऑफ ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, यहां तक अल्टरनेटिंग करंट की इसको बोला जाता है वन साइकिल। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो करता है वो इस साइन वेव में, इसको बोला जाता है एज ए साइन वेव की तरह वो फ्लो करता है। ठीक है, और यहाँ तक ये जो आपकी इसकी पीक है, ठीक है, ये 0 से 360 डिग्री बनता है, 0, 90, 180, 270, 360। 0 से 360 में जब ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इस तरह इसको बोला जाता है वन साइकिल। और इंडिया में, ठीक है, इसको बोला जाता है, अब किसी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने, चेक किया कि भाई 1 सेकंड में इस पॉइंट से ऐसे कितनी साइकिल पास कर रही हैं, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट जिसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। और इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। और जो अमेरिका में यूज किया जाता है वो है 60 हर्ट्ज। तो अगर आप अमेरिका में कोई मोबाइल लेते हो एप्पल का या कोई भी, और उसके चार्जर पे ओनली 60 हर्ट्ज लिखा है, और फिर आप इंडिया में आते हो तो आपको चार्जर चेंज करना पड़ेगा, या फिर उस पर दोनों ही लिखा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो करंट, जब इलेक्ट्रिसिटी की रिसर्च हुई तो 60 हर्ट्ज पे ही हुई थी। तो हम 50 हर्ट्ज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो ब्रिटिश थे, इंडिया पे पहले ब्रिटिश का राज था, उन्होंने जब इन्वेंट किया तो उन्होंने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज़ की, इसलिए हम भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और अल्टरनेटिंग करंट का क्या फ़ायदा है कि ये फ़ायदा है कि आप इसको कितनी भी डिस्टेंस तक ले जाओ तो आप इसको स्टेप डाउन और स्टेप अप भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके कॉलोनी में जो पावर सप्लाई आ रही है पीछे पोल्स के ऊपर, वो 11,000 वोल्ट है। ठीक है, वो 11,000 वोल्ट आती है ट्रांसफार्मर के ऊपर। ट्रांसफार्मर का काम यही है कि वोल्टेज को कम करना और बढ़ाना। ठीक है, तो वो वहाँ से वोल्टेज 11,000 वोल्ट से कम करके आपको 220 वोल्ट पे घर पे सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सिर्फ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है या 60 हर्ट्ज का क्या मतलब है। तो किसी पॉइंट पे 50 हर्ट्ज का मतलब है कि किसी पॉइंट पे अगर अल्टरनेटिंग करंट की कितनी साइकिल पास कर रही हैं 1 सेकंड में, ठीक है, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है कि 50 साइकिल पास कर रही हैं। ठीक है, अगर जो आपने देखा होगा अभी तो घर पे एलईडी लाइट्स लगी होती है, पहले जो बल्ब आते थे, ठीक है, वो जो बल्ब, उन बल्ब को अगर ये फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज है, अगर इस फ्रीक्वेंसी को आप कम करोगे 5 हर्ट्ज 6 हर्ट्ज तक, ठीक है, 5 तक लेके जाओगे, तो अगर आप उसको देखोगे तो वो आपको ऑन ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 1 सेकेंड में वो 50 बार ऑन भी हो रहा है ऑफ भी हो रहा है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो हमारा जो करंट है वो ऐसे चलता है। सिर्फ इतना क्लियर होना चाहिए, डिटेल में नहीं पढ़ना है हमने, क्योंकि डिटेल में ये 12th के या +1 के सिलेबस में है, आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको साइकिल या फ्रीक्वेंसी का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये था करंट के बारे में। फ्लो ऑफ चार्ज है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, किसी पॉइंट से कितना चार्ज पास कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चार्ज पास कर रहा है वो किसके कारण पास करता है, वो कौन है जो इसको फ्लो करवाता है, वो है आपकी, आपने सुना ही होगा, वोल्टेज है आपकी। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस जो भी है आपका, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो
सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानदीप एकेडमी HR71। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी बनाने वाला हूँ मैं, वो है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर। जितने भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं पहले NCERT के कराऊंगा आपको, फिर मैं आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट होते हैं या फिर चेंज होकर आता है, हर बार क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होकर आता है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट चेंज करके देते हैं वो थोड़ा सा, ठीक है। तो वो सब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी ये चैप्टर क्लियर करें, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।